हेलो क्लास। इंट्रोडक्शन टू म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी के कोर्स में अभी जो लेक्चर जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सम अर्ली एग्जांपल्स ऑफ न्यू म्यूजियम। कुछ नए म्यूजियम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। न्यू म्यूजियम तो नहीं कहेंगे इनको। न्यू म्यूजियम को इन्फ्लुएंस करने वाले या न्यू म्यूजियम्स पर जो जिनका प्रभाव है वो अर्ली म्यूजियम मॉडल्स जो रहे उनके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। जो कॉन्सेप्ट है न्यू म्यूजियम्स का, म्यूजियम विदाउट वॉल की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट आया है इसके पहले हम कुछ और म्यूजियम मॉडल्स देखते हैं, जैसे कि ओपन एयर म्यूजियम, जो कि ओपन एरिया में एस्टेब्लिश किए गए और टेंजिबल और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीके से कंपोजिट फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का वहां पे कोशिश हुआ। इसके अलावा लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम्स थे। लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम्स जो काम कर रहे थे वो एक किसी भी इतिहास में किसी भी एक कालखंड को फ्रीज करने जैसी कंडीशंस, ऐसी किसी आप लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम में जाइए, वो हिस्ट्री के किसी एक एरा को, किसी एक सेगमेंट को आप वहाँ पे दोबारा से फील कर सकते हैं, आप दोबारा से जी सकते हैं, क्योंकि उस पूरे एरिया को एक इतिहास के किसी एक कालखंड के हिसाब से व्यवस्थित किया जाता है कि इतिहास के किसी एक कालखंड, वहाँ की सड़कें, वहाँ के घर, वहाँ पे जो मैनीक्विन्स या तो मैनीक्विन्स के माध्यम से ड्रेस ऑर्नामेंट्स को दिखाया जाता है, या फिर वहाँ पे जो वहाँ के काम करने वाले लोग हैं, जो वहाँ के वॉलंटियर्स हैं, उनको ट्रेडिशनल ड्रेस ऑर्नामेंट्स वगैरह पहना करके वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। म्यूजिक वगैरह का प्रबंध वैसा ही किया जाता है। तो लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम इस तरीके के म्यूजियम है जिनमें ऐसा लगेगा आपको कि एक ऐतिहासिक कालखंड को आप दोबारा से छू सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जी सकते हैं। इसके अलावा ओपन एयर म्यूजियम, लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम और रीजनल नेचर पार्क। रीजनल नेचर पार्क भी कुछ ऐसे क्षेत्रीय संग्रहालय रहे जिन्होंने अमूर्त और मूर्त दोनों विरासतों को समन्वित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया और खास करके कोशिश की कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके लिए ऐसे म्यूजियम्स एस्टेब्लिश किए जाएं जो अपनी सभ्यता संस्कृति को पूरे, जिसको शुद्ध रूप कहते हैं, शुद्ध संरक्षित रूप में वो देख सकें, समझ सकें और उसके माध्यम से अपने सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास कर सकें। तो हम इन म्यूजियम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम्स के बारे में बात करते हैं। लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम्स जो हैं वो एक हिस्टोरिकल, किसी भी हिस्ट्री के टाइम फ्रेम को या किसी भी हिस्ट्री के किसी एक पर्टिकुलर किसी खास इवेंट को रिक्रिएट करके रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे म्यूजियम्स जो हैं वो ओपन एयर भी हो सकते हैं और बिल्डिंग और ओपन एयर दोनों में हो सकते हैं। इन म्यूजियम्स में कोशिश ये की जाती है कि जिस भी इतिहास के जिस कालखंड को उठाया जा रहा है, जिस कालखंड को प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको पूरी तरह से उसके नेचुरल वे में, उसकी नेचुरल सराउंडिंग्स में उसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया जाता है, जिसके लिए वहाँ पर जो है लोकल तरीके से खेती-बाड़ी करने की तकनीकें जो हैं, घर बनाने के तरीके हैं, ड्रेस ऑर्नामेंट्स को पहनने के तरीके हैं, डे टू डे लाइफ के जो वर्क्स हैं उसको करने का तरीका है। वहाँ पे उस एरिया में जब आप जाते हैं घूमने के लिए तो सड़कें, गलियाँ, घर वैसे पुराने तरीके का बनाने की कोशिश की जाती है। उनके रेस्टोरेंट, उनका जो कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया में वो क्यूज़िन्स को उस तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और उनके जो वर्कर हैं, उनके यहाँ जो काम करने वाले हैं, उनके जो क्यूरेटर्स हैं, उनका जो स्टाफ है, वो उसी एरा के ट्रेडिशनल ड्रेस ऑर्नामेंट्स के साथ अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। प्रारंभिक रूप से हमने ये देखा कि ये जो म्यूजियम है बड़े एरिया में होते हैं, ओपन एयर होते हैं और इसके अलावा ये इस तरह के म्यूजियम जो है यूएसए में, सबसे पहले लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम्स को हम देखेंगे तो यूएसए में जो किसान थे वो फार्मिंग का काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे और इस तरह का काम करते हुए उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि एक ऐसे संग्रहालय की जरूरत है जहाँ पे हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से काम करते हुए ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग को, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को प्रिजर्व कर सकें और रिप्रेजेंट कर सकें। तो इस तरीके से करके ये म्यूजियम्स जो हैं अस्तित्व में आए, जिसमें से कुछ लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम्स जो हैं आपके स्क्रीन पे इनके फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं। खास करके यूएसए में शुरुआती दौर में इस तरह के म्यूजियम्स देखने को मिले और बाद के समय में ये और जगहों पर भी देखने को मिले, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कोरियन फोक विलेज जो है ये बहुत बाद में अस्तित्व में आया है इस तरीके से करके, या ब्लैक काउंटी लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम जो है इंग्लैंड का बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। तो इस तरीके से ये जो म्यूजियम्स हैं ये अपना एक तरीके से एक इतिहास के किसी कालखंड को छूने की कोशिश करते हैं। ऐसे जैसे आप किसी भी व्यक्ति विशेष को, जो इनका दर्शक होता है, उसको टाइम मशीन की यात्रा कराने जैसा अनुभव होता है, क्योंकि वो ऐसा महसूस करेगा कि वो इतिहास के एक कालखंड में चला गया है और वहाँ पर वो उस एरा में जिस तरीके का जीवन होता था, जिस तरीके से खेती-बाड़ी होती थी, जिस तरीके से सामान्य जीवन में खाना-पीना, रहना-उठना होता था, उसके बारे में बात होती थी।
तो वो वहाँ पे देखने को मिलता है लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम्स में। लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम जो टर्म ही अपने आप में इसको स्पेल कर रहा है कि हिस्ट्री को दोबारा से जीने का मौका देने वाले म्यूजियम्स को हम लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद से हम बात करेंगे ओपन एयर म्यूजियम्स की। ओपन एयर म्यूजियम्स जो हैं वो पूरे एक खुले हुए परिक्षेत्र में संग्रहालयों की स्थापना से जुड़े हुए हैं, और इस तरीके के संग्रहालयों की अगर हम प्राचीनता देखें तो हमको सबसे पहला जो ओपन एयर म्यूजियम दिखता है स्कैनसन पार्क ओपन एयर म्यूजियम, ये ऑर्थर सेजिलियस जो है वो एक स्वीडिश टीचर थे, और 1791 में इस म्यूजियम की स्थापना हुई। उसके पहले ऑर्थर सेजिलियस अपनी नौकरी के सिलसिले में पूरे स्वीडन में घूम रहे थे, और ये महसूस कर रहे थे कि औपनिवेशिक जो विश्व रहा उस समय का, जो इधर से उधर संस्कृतियों का सम्मिश्रण हो रहा था, विस्थापन हो रहे थे, नए-नए लोग एक जगह से दूसरी जगह आ रहे थे और जा रहे थे, जिसकी वजह से सामान्य जो जीवन था, जो सामान्य रूप से जो सांस्कृतिक परिदृश्य था, उसमें बहुत तरीके के बदलाव आ रहे थे। तो ऑर्थर सेजिलियस ने उस समय में ये महसूस किया कि इस तरीके के जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं, जो कल्चरल इंटरैक्शंस हो रहे हैं, इसकी वजह से जो स्वीडन की मूल सभ्यता और संस्कृति है, जो जीवन जीने का तरीका है, घरों को बनाने का तरीका, कपड़ों को पहनने का तरीका, फूड हैबिट्स, इन सब में चेंजेस आ रहे हैं, और वो चिंतित थे इस बात को लेके कि बाद के समय में हमारे जो अगली पीढ़ियां हैं वो हमारी इस संस्कृति के शुद्ध रूप को नहीं देख पाएंगी। अपनी इस चिंता के निराकरण के लिए ऑर्थर सेजिलियस ने लगभग पूरे स्वीडन में घूम करके हर एक हिस्से से, स्वीडन के हर एक हिस्से से मकान बनाने की तकनीक, कपड़े और गहने पहनने की तकनीक, खाना बनाने की तकनीक, घरों को अगर हम सेट करते हैं तो किचन में किस तरीके के यूटेंसिल्स यूज होते हैं अलग अलग एरियाज में, ड्राइंग रूम कैसे सेट किया जाता है, घरों के बाहर जो गार्डन बनाए जाते हैं वो गार्डन अलग अलग जो उनके हिस्से हैं देश के, उन अलग अलग हिस्सों में उन गार्डन्स को किस तरीके से क्यूरेट किया जाता है, इन सारी सूचनाओं को इकट्ठा किया। इनसे संबंधित जो है टेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ कलेक्शन को एकत्र किया, और इसके बाद से जो उनकी राजधानी है उसके पास में स्कैनसन पार्क, जो पहाड़ी एरिया था, वहाँ पे स्कैनसन पार्क ओपन एयर म्यूजियम को इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पर स्थान लिया और वहाँ पर इस संग्रहालय को बनाया। ओपन एयर म्यूजियम में जो स्कैनसन पार्क ओपन एयर म्यूजियम है, उसमें एक पूरे बड़े ओपन एरिया में स्वीडन के विभिन्न हिस्सों में बनने वाले जो घर हैं, उन घरों को बनाया गया है। उन घरों को बनाने के बाद से उनकी आंतरिक जो साज सज्जा है वो बिल्कुल उस तरीके से की गई है जो उस क्षेत्र विशेष में होती है। उनके बाहर जो लॉन है या गार्डन्स हैं, उनको भी बिल्कुल उसी तरीके से बनाने की कोशिश की गई जो उस हाउस टाइप के साथ एसोसिएटेड हैं और उनके साथ ही तैयार किए जाते हैं। घरों के अंदर जाने पर उनके ड्राइंग रूम को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता था, उनके लिविंग रूम को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता था, उनकी रसोई में कौन से बर्तन हैं, कौन से उपकरण हैं, इन सभी चीज़ों को बिल्कुल उस शुद्ध रूप में रखने का प्रयास किया गया है, जैसा वो पहले थे। इसके अलावा जो ये है ह्यूमन साइज डॉल्स पे जो मैनीक्विन्स हैं, मैनीक्विन्स पे ड्रेस, ऑर्नामेंट्स पहने हुए लोग, तरह-तरह के ड्रेसेस पहने हुए लोगों को वहाँ पर बनाया गया है उन घरों के साथ, ताकि देखने में ये वास्तविकता लगे कि यहाँ जो ये जो घर बना है, ये जो गार्डन है, इसके मूल जो इसके निवासी थे, वो लोग कौन से लोग थे। उन डिटेल्स पर भी ध्यान दिया गया है। इसका अगला चरण जो है स्कैनसन पार्क ओपन एयर म्यूजियम का जो स्टाफ है, जो वहाँ पे गाइड लेक्चरर्स हैं, जो रास्ता दिखाने के लिए जिन लोगों को रखा गया है, जो लोग वहाँ पे शॉप्स पे काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, इन सभी लोगों को पारंपरिक स्वीडिश ड्रेस में तैयार किया जाता है। पारंपरिक स्वीडिश जो म्यूजिक है वो जगह-जगह पे वहाँ पे बजाया जा रहा है। पारंपरिक स्वीडिश जो खाना-पीना है, उस खाने-पीने की सामग्री को वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और अभी जो अब आज के हाल के समय में जब आप स्कैनसन पार्क ओपन एयर म्यूजियम को विज़िट करते हैं, तो वहाँ पे जाने पे आपको ये सारी सुविधाओं को ऑफ़र किया जाता है कि आप चाहें तो ट्रेडिशनल ड्रेस ऑर्नामेंट्स पहन करके अपने फ़ोटोग्राफ करवा सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ के जो गाइड लेक्चरर्स हैं, उनके साथ आप उनके जैसा ड्रेस पहन करके पूरे म्यूजियम में घूम सकते हैं, वैसी हेयर स्टाइल बनवा सकते हैं। वो उनके जो ट्रेडिशनल क्यूज़िन्स हैं, उनको खा पी सकते हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं, और इस तरीके से करके जो ओपन एयर पार्क है, बहुत बड़े एरिया में बनाया गया एक संग्रहालय है, जिसमें फ्रांस की मूल सभ्यता, संस्कृति को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। पहला जो ओपन एयर म्यूजियम था स्कैंडिनेविया में जो बना, ये जो म्यूजियम था स्वीडन में इसका इनॉग्रल हुआ, और 1791 इसका डेट ऑफ ओपनिंग है।
ओपन एयर म्यूज़ियम जो है वो एक तरीके से बहुत लोकप्रिय हुआ, उस समय में बहुत लोकप्रिय माध्यम माना गया। ज़्यादातर जो कल्चर को प्रिज़र्व करने की जो स्टेज उस समय थी, जो स्टडीज़ उस समय चल रही थी, उसके हिसाब से टेंजिबल, इंटेंजिबल दोनों अगर फॉर्म्स को हमको प्रेज़ेंट करना है, दोनों फॉर्म्स को अगर हमें कलेक्ट करना है और रिप्रेज़ेंट करना है, तो ओपन एयर म्यूज़ियम उसका बेस्ट वे समझ में आता था, जहाँ पर कलाकृतियों को, जीवन प्रणाली को एकत्र करके एक जगह पर एक एक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, रखा जा सकता है। तो ओपन एयर म्यूज़ियम का जो कॉन्सेप्ट था, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा इसको अपनाया गया और बहुत सारे ओपन एयर म्यूज़ियम उस समय में खुले थे। पहला जो ओपन एयर म्यूज़ियम था वो स्कैंडिनेवियन कल्चर को रिप्रेज़ेंट करने वाला था और नॉर्डिक म्यूज़ियम के एक पार्ट के रूप में एस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे उन्होंने 150 जो हाउसेज़ ऑल ओवर द स्वीडन खरीद के लाए थे, उनको वहाँ पे रखा था। इसके अलावा जो पूरा का पूरा जो उनका एग्ज़िबिशन था, वो 75 एकड़ के एरिया में फैला हुआ था। ये जो म्यूज़ियम था, ये ना केवल कल्चरल एनवायरनमेंट को रिप्रेज़ेंट कर रहा था, बल्कि ये आपके नेचुरल एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ जो वहाँ के लोकल हैबिटेंट्स हैं, उनके जो रिश्ते हैं, उनका जो जीवन जीने का तरीका है, उसके बारे में भी ये बात करता था। इस म्यूज़ियम में एक ओपन एयर ज़ू भी था, जिसमें वैरायटी ऑफ स्कैंडिनेवियन एनिमल्स को रखा गया था। ख़ास बात ये है कि आप ध्यान देके देखिए कि स्वीडन में बना, तो स्कैंडिनेवियन कल्चर को रिप्रेज़ेंट करने के लिए स्कैंडिनेवियन ज़ू भी है, जिसके अंदर उस एरिया में पाए जाने वाले जीव-जंतुओं को रखा गया है। बाद में ये म्यूज़ियम लंबे समय तक ऐसे ओपन एयर म्यूज़ियम के तौर पर ही चलता रहा है, अभी भी ये म्यूज़ियम चल रहा है। यहाँ पर आपको स्वीडिश ड्रेस ऑर्नामेंट्स के साथ म्यूज़ियम स्टाफ मिल जाता है और वो आपको कंटेम्परेरी तरीके से तैयार करने की और घूमने के म्यूज़ियम को समझने के मौके देता है। आपके स्क्रीन पर कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप उनको देख सकते हैं कि स्टॉकहोम के पास में जो ये म्यूज़ियम है, इसमें किस तरीके से स्वीडिश कल्चर को रिप्रेज़ेंट किया गया, स्वीडिश कल्चर को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। समर हाउस ऑफ दैट एरिया। और यहाँ पे जो भी डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें जो इनके विज़िटर्स हैं, विज़िटर्स आके इसमें बैठ सकते हैं, अपना पार्ट ले सकते हैं और उस कल्चर को एन्जॉय करने के लिए तरह-तरह से, जैसे कि उस वहाँ के ड्रेस को पहन के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, वैसी हेयर स्टाइल बनवा सकते हैं, वहाँ के जो फार्मिंग का काम है, उसमें जाके काम कर सकते हैं। वहाँ पे जो ड्रेस ऑर्नामेंट्स के टेक्निक के अलावा वहाँ के जो फूड cuisine है, जो खाने का कल्चर है, जो फूड का कल्चर है, उसको भी एन्जॉय कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो ओपन एयर म्यूज़ियम स्वीडन का है, ये बहुत हद तक पारंपरिक स्वीडन के रूप-स्वरूप को दिखाता है, पारंपरिक स्वीडन को वहाँ पे प्रस्तुत किया गया और इसमें ऑर्थोसिज़िडस ने बहुत हद तक सफलता पाई। इसके अलावा जो नए म्यूज़ियम टाइप को प्रभावित करने वाला जो एक और म्यूज़ियम फॉर्म रहा, वो था रीजनल नेचर पार्क। इसको हम जानते हैं, रीजनल नेचर पार्क्स जो हैं वो 1940 के आस-पास इनकी अवधारणा प्रारंभ होती है और इनका जो पहला रीजनल नेचर पार्क जो इनॉग्रेटेड होता है, वो होता है 1961 में, जो कि वहाँ के जहाँ पे भी ये स्थापित किया गया था, वहाँ की जो ग्रामीण काउंसिल थी और उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट और सारे हेल्प किए थे। और रीजनल नेचर पार्क पूरी पहली बार फ्रांस में स्थापित होने की वजह से हम इन्हें फ्रेंच रीजनल नेचर पार्क के नाम से जानते हैं। ये जो म्यूज़ियम है, ये इनको विकसित करने का श्रेय जो है जॉर्ज हेनरी रिवेर को जाता है। ये वही म्यूज़ोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इको म्यूज़ोलॉजी की भी पहली परिभाषा दी थी। ये म्यूज़ियम जो है, ये लिविंग हिस्ट्री म्यूज़ियम से और ओपन एयर म्यूज़ियम से इस तरीके से अलग हैं कि ये किसी भी ओरिजिनल लैंडस्केप में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को, जो ओपन एयर पार्क म्यूज़ियम था, उसमें हमने देखा कि ऑल ओवर द स्वीडन से विभिन्न प्रकार के घरों को ला करके वहाँ पे रखा गया, वहाँ पे उनको प्रिज़र्व किया गया। जबकि रीजनल नेचर पार्क जो है, ये इनकी ओरिजिनल सराउंडिंग्स में उनके जो विरासतें हैं, उनको रिस्टोर करने की और संरक्षित करने की कोशिश करते हैं और जो फार्मिंग कंडीशंस हैं, उनको वहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ये इनके माध्यम से एजुकेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को म्यूज़ियम के साथ जोड़ते हैं, म्यूज़ियम के एनवायरनमेंट को और एनवायरनमेंट से म्यूज़ियम को जोड़ने का काम करते हैं। द म्यूज़ियम एम टू ऑफर ऑल अराउंड एजुकेशन, नॉट जस्ट डीलिंग विद कल्चरल प्रैक्टिसेस और आर्किटेक्चरल, बट ऑल्सो विद द रिलेशन बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। ये जो म्यूज़ियम्स है, फ्रेंच रीजनल नेचर पार्क, इनकी उत्पत्ति क्यों हुई?
क्योंकि जॉर्ज हेनरी रिवेर को ऐसा महसूस होने लगा था कि जो फ्रांसीसी संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा जो इंटरैक्शन है बाहर के लोगों का आना-जाना, विस्थापित होना, बसना या फ्रांसीसी लोगों का बाहर जाके बसना, इसकी वजह से जो फ्रांस की मूल सभ्यता संस्कृति है वो प्रभावित हो रही है, जिसको बचाने की ज़रूरत है, जिसको अगली पीढ़ियों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। इस भावना से प्रेरित होकर जॉर्ज हेनरी रिवेर ने फ्रेंच रीजनल नेचर पार्क की नींव डाली, जिसमें उन्होंने जो म्यूज़ियम था, म्यूज़ियम के ओरिजिनल प्लेस को प्रिज़र्व किया गया है और इस तरीके से उस म्यूज़ियम को डिज़ाइन किया गया है कि उसके बारे में कहते हैं कि जो ग्रामीण कृषक फ्रांस है, जो ग्रामीण कृषक फ्रांस का रूप-स्वरूप है, जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप है उसका, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ उसका आपसी जो लेन-देन है, इस चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से फ्रेंच रीजनल नेचर पार्क के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। और ये जो है लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट के माध्यम से इनको डील किया गया। वहाँ पर जो फ्रांस में रीजनल नेचर पार्क बने हुए हैं, उनको पीएनआर या रीजनल नेचर पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये जो म्यूज़ियम्स हैं, ये म्यूज़ियम्स एक तरीके से अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर ये काम कर रहे हैं, वहाँ पे अभी भी बनाए गए हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो मूल सभ्यता और संस्कृति को उसके मूल स्थान पर संरक्षित करके अगली जनरेशन को उसके साथ जोड़ना और जो दर्शक आ रहे हैं उनको बिल्कुल विशुद्ध रूप से किसी एक स्थान की संस्कृति और सांस्कृतिक वैभव का दर्शन कराना इनका मूल उद्देश्य रहा है। और ये जो है पूरे एरिया को कवर करते हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। न्यू म्यूज़ियम से इस मामले में अलग है कि यहाँ पर ट्रेन्ड और टेक्निकल स्टाफ होता है, जो कि वैतनिक होता है, जो अपने कामों को पूरी तरह से जानता है, सिद्धहस्त होता है और अपने कामों को करता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो न्यू म्यूज़ियम है, इको म्यूज़ियम, कम्युनिटी म्यूज़ियम, इंटीग्रल म्यूज़ियम और नेबरहुड म्यूज़ियम, इन संग्रहालयों के अस्तित्व में आने से पहले ही इस अवधारणा से संग्रहालय जगत परिचित हो चुका था कि जो मूल सभ्यता संस्कृति है वो विभिन्न इंटरैक्शंस से प्रभावित होती है, उनसे जो है कि इनको उन प्रभाव की वजह से उनमें परिवर्तन आ रहा है और इस परिवर्तन को अगर रोकना है, अपनी मूल सभ्यता संस्कृति को बचाना है, तो उनको इस तरीके से संग्रहालयों में प्रिज़र्व करके और अगली जनरेशंस को उनसे जोड़ करके इसको प्रिज़र्व किया जा सकता है, इसको सँभाला और बचाया जा सकता है। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये जो म्यूज़ियम मॉडल्स थे, ये फ्रेंच रीजनल नेचर पार्क, ओपन एयर म्यूज़ियम और लिविंग हिस्ट्री म्यूज़ियम, ये 3 म्यूज़ियम मॉडल ऐसे रहे जो कि न्यू म्यूज़ियम्स के तरफ बहुत इनका झुकाव रहा, ट्रेडिशनल म्यूज़ियम से अलग रहे, न्यू म्यूज़ियम नहीं थे। लेकिन न्यू म्यूज़ियम मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए या न्यू म्यूज़ियम मॉडल्स को प्रोत्साहित करने में इनका बहुत स्पष्ट हाथ रहा, बहुत स्पष्ट योगदान रहा। थैंक यू।